बता रही हूँ, जैसे कि अभी आपने बोला कि यहाँ पे कास्टिज्म या फिर जातीय समीकरण बहुत बड़ा है और इसी पे आधार पे आपके हमेशा वोट बैंक खेलते। सबसे पहले तो हमें और आपको ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि जाति के आधार पर अगर 34 साल से बिहार ने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, अगर मैं सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, अगर मैं कदम लेते हो, एक तो आपके फादर ने आपके लिए रोड मैप तैयार किया, नंबर 1। नंबर 2, आप ऑलरेडी एक बार मूवी में 1-2 बार ट्राई करके आप आए हो, तो कहीं ना कहीं आप जब उनके भाषण सुनेंगे या फिर डिलीवरेबल सुनेंगे, उसमें वो बोलते मीठे हैं और लीडर जब बहुत ज्यादा मीठा बोलता है तो लोगों को लगता है भाई अभी तो ये रील में था, अब ये रियल लाइफ में वही चीजें बता रहा है। तो कहीं ना कहीं चिराग कुमार पासवान जी खुद अपने आप को अभिनेता समझ के वो नेता के पद पे आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज, दहा न्यूज, और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता देवजानी जी से कि आखिर जो राजनीति है, जो बिहार की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए क्या कुछ मिशन है, क्या वो करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा ही होगा जी कि जिस तरह से अगर बिहार की सियासत की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे अभी सवाल खड़ा हो रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करते हैं तो पशुपति पारस कैबिनेट मिनिस्टर है और ऐसे में सियासत में कई सारी सवाल भी उठ रहे हैं। अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो देवजानी पहले चिराग पासवान के साथ थी और अब फिर से एक बार पशुपति पारस का दामन थामे है। ऐसे में क्या लगता है, क्या ऐसी चुनौतियां हो गई, क्या ऐसी चीजें थी जिसको लेकर देवजानी मूव कर गई? ऑनेस्टली बताया, अभी तो मैंने शुरुआत ही किया, थैंकफुली कि वहां पे कोई चुनौती का फेस नहीं करना पड़ा। बात बहुत सिंपल है, अगर आपको कहीं पे भी एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो यू शुड मूव आउट। तो मैंने आज तक लाइफ में भगवान की कृपा से मैंने अभी तक जब से मैंने होश संभाला है, जब से सीखा है काम करना, मैंने आज तक एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और मुझे लगता है कि अगर आप एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि एलजेपीआर में विजन तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन एथिक्स में बड़ा कमजोर है, नींव बड़ा कमजोर है। तो अगर आपको लगता है कि नींव बड़ा कमजोर है, एथिक्स बिल्कुल नहीं है, तो आप वहां पे काम नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से यही मेरा पहला स्टेप था टू मूव आउट। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये होगा कि लगातार देवजानी ने कहा कि मैं शेरनी हूं चिराग की। नो डाउट आप लगातार चिराग पासवान के लिए काम करती रही, लेकिन अब इस नए दरबार में, इस नई जगह पे आप देवजानी, क्या कुछ ऐसा लगता है कि होना चाहिए? और जो राजनीति है बिहार की, अगर सियासत की अगर हम बात करते हैं, युवाओं के चेहरे को आगे लाने की अगर बात होती है तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की बात आती है, तमाम लोगों की बात आती है। तो वर्तमान में नीतीश कुमार अभी सरकार चला रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में देवजानी जी, क्या लगता है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि लगातार पशुपति पारस तमाम जगहों पे जा रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं और ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर के साथ साथ वो लगातार बिहार का दौरा भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में आरएलजेपी की सियासत की नींव और क्या कुछ होगा? देखिए, ऑनेस्टली बताए कि अपार्ट फ्रॉम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के अलावा भी वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी है। और अभी आप कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले, जैसे आरा में आपका जो मोटे अनाज यानी मिलेट्स के बारे में जो बहुत बड़ा वहाँ पे आपका कार्यक्रम हुआ, या फिर अभी जैसे कि ऑनरेबल पीएम जी के साथ उन्होंने मिलके मिलेट्स को एक अलग लेवल पे पहुंचाने का, और अभी थैंकफुली ऑनरेबल सीएम ने फाइनली जो 13,000 करोड़ की सब्सिडी जो बिहार में दी है बिजली पे, तो ये बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पे उद्योग लाने का। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि बिहार के युवा, तो मुझे लगता है हर एक युवा में वो शक्ति है जो हमेशा से अगर उनको थोड़ा इन्फ्लुएंस किया जाए, उनको बताया जाए और उनको तरीका सिखाया जाए कि भाई आपके परिवार से कौन आता है नहीं आता है वो बात की बात है। लेकिन देवजानी जी, सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि ठीक है सिखाया, बिहार की जो सियासत होती है ना वो जातीय समीकरण पर आधारित है। अगर हम जातीय समीकरण की बात करते हैं तो ये आप पिछले 14 साल का इतिहास उठा लीजिए, लगातार जातीय समीकरण को लेकर यहाँ सियासत हुई है और यही कारण था कि बीजेपी ने भी अपना पत्ता खेला, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया। अगर आप राजद की बात करते हैं तो 16 और 16 32% वोट बैंक यानी कि एमवाई समीकरण वो अभी तक बहुत कुछ नहीं टूट पाया है। ऐसे में आरएलजेपी के लिए अगला कदम क्या? ऑनेस्टली देखिए, मैं बता रही हूँ, जैसे कि अभी आपने बोला कि यहाँ पे कास्टिज्म या फिर जातीय समीकरण बहुत बड़ा है और इसी पे आधार पे आपके हमेशा वोट बैंक खेलते। सबसे पहले तो हमें और आपको ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि जाति के आधार पर अगर 34 साल से बिहार ने कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, अगर मैं सॉरी टू से यूज दिस वर्ड, अगर बहुत बड़ा कुछ हम लोगों ने कर नहीं लिया,
तो लेट्स थिंक द अदर वे। आप सम्राट चौधरी का आना, मैं तो यही बोलूंगी, लोहे लोहे को काटता है। अभी क्या होता है ना, हम लोग को आदत होगी, भाई तुम्हारा जात क्या है, तुम कौन से जाति से हो, अच्छा ये ब्राह्मण है, ये भूमिहार है, ये है, वो है। ये हम जैसे पढ़े लिखे जब तक बोलना बंद नहीं करेंगे, अगला जनरेशन भी उसी को फीड करते जाएगा। तो पहला नींव मुझे लगता है कि आरएलजेपी की तरफ से मैं यही बोलूंगी कि हम लोग सब, मेरा जन्म अगर मान लीजिए एक कायक समाज में हुआ है, कुलीन कास्ट में हुआ है, उसमें मेरा कोई बहुत बड़ा मान नहीं है, या फिर किसी का अगर दलित समाज में, तो उसकी कोई गलती नहीं है, जैसे कि हम लोग बताते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई आपका जन्म आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका कर्म आपके हाथ में। तो आप ऐसा कुछ काम कीजिए कि लोग आपके जात नहीं पूछे, आपका काम पूछे। चलिए एक सवाल और होगा कि आपने चिराग पासवान को लेकर कहा था कि रियल लाइफ नहीं बल्कि रील लाइफ के हीरो है, ऐसा क्यों लगा आपको? देखिए ऑनेस्टली बताएं, उनका मैंने भगवान के कृपा से एज अ वंडरफुल लुक, बहुत हैंडसम है, और इसी वजह से शायद वो मूवी में ट्राई किए था, अनफॉर्चुनेटली वहां पे फ्लॉप हो गया। वो उनके लिए बैड फेज रहा होगा। लेकिन आप जब राजनीति में कदम लेते हो, एक तो आपके फादर ने आपके लिए रोड मैप तैयार किया, नंबर 1। नंबर 2, आप ऑलरेडी एक बार मूवी में 1-2 बार ट्राई करके आप आए हो, तो कहीं ना कहीं आप जब उनके भाषण सुनेंगे या फिर डिलीवरेबल्स सुनेंगे, उसमें वो बोलते मीठे हैं, और लीडर जब बहुत ज्यादा मीठा बोलता है तो लोगों को लगता है भाई अभी तो ये रील में था, अब ये रियल लाइफ में वही चीजें बता रहा है। तो कहीं ना कहीं चिराग कुमार पासवान जी खुद अपने आप को अभिनेता समझ के वो नेता के पद पे आए, तो ये चीज उनके लिए खतरा है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग सब बड़े इमोशनल होते कोई भी एक्टर को लेके। अगर आज आप कोई भी भोजपुरी बड़े एक्टर को ले आइए, चाहे वो रवि किशन जी हो, मनोज तिवारी जो, या फिर लेट रामपाल यादव हो, या फिर अक्षरा सिंह हो, मैटर ऑफ फैक्ट आप लाइएगा, भीड़ जमेगा ही, सेल्फी लोग लेगा। तो सेम चीज चिराग जी के साथ हो रहा है कि वो सेल्फी मैन है चिराग पासवान। डेफिनेटली, बिकॉज हम लोग इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं कि भाई बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड या फिर भोजपुरी सारे क्या कहते हैं। इसीलिए आप देखिएगा उनके जितने भी रील्स बनते हैं उसमें सारे के सारे में भोजपुरी गाने होते हैं। चलिए एक सवाल और होगा, महिलाओं को लेकर लगातार एक चैलेंज होता है, नारी सशक्तिकरण की बात आती है, राजनीति में महिला का आना, और आप जैसी महिलाएं, कई आपके यहाँ और भी कई महिलाएं और भी लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या एक चैलेंज है? चैलेंज सबसे बड़ा है कि हम लोग को महिला से ज्यादा पुरुषों का ईगो का सामना करना पड़ता है। और एक महिला जब आगे बढ़ती है, महिलाएं तो आपको देखे प्रोत्साहित होती है और उनको लगता है भाई जब वो कर ली तो मैं भी कर सकती हूँ। लेकिन अभी के टाइम 21वीं सदी में सबसे बड़ा चैलेंज कोई भी पढ़े लिखे और जो अग्रसर महिला उसके लिए कि पुरुषों का ईगो। और उनको मैं यही बता देना चाहती हूँ कि पुरुष और महिला दोनों को लेके जो महिला चल पाएंगी, जो अपने ईगो के साथ दूसरे का ईगो को भी बैलेंस कर लेंगी, वो आगे चलिए अंतिम सवाल होगा, आरएलजेपी में आप आई हैं और जिस तरह से आपने एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद संभाला है, वैसे में एक अंतिम सवाल, किस तरह से पार्टी को लेकर वो काम करेंगी और क्या आने वाले समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए क्या रणनीति है आपकी? मेरे को ऑनेस्टली बता, अभी जैसे आने वाला चुनाव के समय में जिस मार्गदर्शन पे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे, मैं उस चीज को बखूबी निभाने के लिए तैयार हूँ। और अभी हम लोग 9 तारीख को एक बहुत ही बड़ा धमाकेदार कार्यक्रम करने वाले हैं, सारे अपने 5 सांसदों के साथ और सारे अपने मीडिया क्या कहते हैं जितने भी बंधु है उनके सामने 9 साल की हमारे ऑनरेबल पीएम की उपलब्धि के साथ साथ 3 से 4 साल हमारे मिनिस्टर साहब का कार्यकाल में क्या चीजें हमने किया है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो नई चीजें आ रही है। थैंक यू। यदि भाई साहब देवजानी मित्रा, और उन्होंने साफ कहा कि सियासत है और सियासत में पत्ते बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं। और चिराग पासवान को लेकर भी ये कहा कि आने वाले समय में रील्स की नहीं बल्कि रियल लाइफ में जो पॉलिटिक्स होती है उसकी जरूरत है। फिलहाल महिला है, महिला के लिए क्या चुनौतियां हैं इसको उन्होंने खुलकर कहा। और आने वाले समय में देखना होगा कि जो चुनाव होना है 2024 और 25 का जो मिशन है उसमें जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है देवजानी जी, उनका क्या कुछ रोल रहता है और बिहार की सियासत में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आने वाले समय कितनी मजबूती के साथ पकड़ बना पाती है और आगे क्या कुछ इसकी रणनीति रहती है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आवाज न्यूज के लिए संजीव।